सोचिए, आपके सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जो मुस्कुरा सकता है, बात कर सकता है और शायद सबसे भरोसेमंद लग सकता है, लेकिन उसके भीतर इंसानियत नहीं है। वो आपकी भावनाओं को पढ़ता है, आपका विश्वास जीतता है और फिर आप उसकी चालाकी का शिकार बन जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस अंधेरे में जहां साइकोपैथ्स और सैवेजेस रहते हैं, लोगों के चेहरे के पीछे छिपी बुराई की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं उनके दिमाग की गहराई में झांकने के लिए? अध्याय 1, प्रस्तावना बटा परिचय। इस अध्याय की शुरुआत लेखक क्रिस्टोफर बेरेडी एक चेतावनी के साथ करते हैं। वे पाठकों से कहते हैं कि यह किताब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वे उन लोगों के मन की गहराइयों में उतरते हैं जिन्होंने भयानक अपराध किए हैं। ऐसे लोग जो दूसरों के दर्द, भय और जीवन को कोई महत्व नहीं देते। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जेलों में बंद खतरनाक अपराधियों से बातचीत की है, उनकी आंखों में झांका है, उनकी आवाज सुनी है और उनके झूठ और सच्चाई के बीच फर्क महसूस किया है। इस किताब का उद्देश्य केवल अपराधों का विवरण देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे बन जाता है। क्या वो जन्म से ऐसा होता है या समाज और परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं? लेखक इस सवाल के इर्द गिर्द पाठक को ले जाते हैं और बताते हैं कि मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों ही मौजूद रहते हैं। फर्क बस इस बात का होता है कि कौन सा पक्ष हावी हो जाता है। प्रस्तावना में लेखक साइकोपैथ और सैवेज शब्दों के बीच का अंतर समझाते हैं। एक साइकोपैथ बहुत चालाक, ठंडे दिमाग वाला और योजनाबद्ध होता है। वो अपनी हर हरकत सोच समझ कर करता है, बिना किसी पछतावे के। वही एक सैवेज क्रोध और हिंसा में बहकर अपराध करता है। उसका व्यवहार अनियंत्रित और जंगली होता है, लेकिन दोनों ही इंसानियत से बहुत दूर होते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये किताब केवल अपराधों की सनसनी फैलाने के लिए नहीं लिखी, बल्कि इसलिए कि लोग ये समझ सके कि इन हत्यारों के भीतर क्या चलता है। जब कोई व्यक्ति ये महसूस नहीं कर पाता कि दूसरे को दर्द हो रहा है, जब उसमें सहानुभूति खत्म हो जाती है, तभी वो असली अर्थों में साइकोपैथ बन जाता है। इस अध्याय में लेखक अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए ये भी बताते हैं कि ऐसे लोगों से बात करना आसान नहीं होता। वे आकर्षक और आत्मविश्वासी लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर गहरी अंधकारमय सोच छिपी होती है। उनके शब्द, उनका व्यवहार, सब कुछ एक मुखौटा होता है जो सच को छिपाने के लिए पहना गया होता है। अध्याय के अंत में लेखक पाठक को आने वाले अध्यायों के लिए तैयार करते हैं। वे कहते हैं कि यह सफर असहज करने वाला होगा, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि जब तक हम बुराई को समझेंगे नहीं, तब तक उससे बच नहीं सकेंगे। यह किताब एक झरोखा है उस दुनिया की ओर जहां इंसानियत की सीमाएं टूट जाती है और ईविल अपने असली रूप में सामने आती है। अध्याय 2, मनोविज्ञान और मनोविकार। इस अध्याय में लेखक क्रिस्टोफर बेरेडी हमें साइकोपैथी यानी मनोविकार की गहराइयों में ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि एक साइकोपैथ दिखने में बिल्कुल सामान्य व्यक्ति लग सकता है। वो आकर्षक बोलचाल, आत्मविश्वास और दूसरों पर असर डालने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं की दुनिया सूनी होती है। वो सहानुभूति महसूस नहीं कर सकता, नहीं अपराध के बाद किसी तरह का पछतावा। लेखक बताते हैं कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से साइकोपैथी कोई साधारण मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्तित्व विकार है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। रिसर्च के अनुसार उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से, जैसे अमेगदला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सामान्य लोगों की तुलना में कम सक्रिय पाए गए हैं। यही कारण है कि वे दूसरों के दर्द या भावनाओं को समझ नहीं पाते। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि साइकोपैथी केवल आनुवंशिक नहीं होती। कुछ लोग बचपन के गहरे आघातों, हिंसक माहौल या उपेक्षा की वजह से भी इस दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी साइकोपैथ बन जाते हैं जिनका बचपन सामान्य रहा हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस विकार में जीव विज्ञान और मनोविज्ञान
दोनों की भूमिका होती है। लेखक PCLR यानी साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड का उल्लेख करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट हेयर ने विकसित किया था। ये एक परीक्षण है जो किसी व्यक्ति में मनोविकार के स्तर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे गुणों को परखा जाता है जैसे कि झूठ बोलने की आदत, सहानुभूति की कमी, आत्मकेंद्रितता, अपराध बोध का अभाव, सतही आकर्षण और दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। क्रिस्टोफर बेरेडी अपने अनुभवों से बताते हैं कि साइकोपैथ अपराधियों में अक्सर एक समान पैटर्न दिखाई देता है। वे अपने अपराधों की योजना बहुत सोच समझकर बनाते हैं, उन्हें अंजाम देते समय शांत रहते हैं और पकड़े जाने के बाद भी डर या शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि कई बार वे अपने अपराधों पर गर्व करते हैं, जैसे उन्होंने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण उपलब्धि हासिल की हो। लेखक ये भी समझाते हैं कि साइकोपैथ्स अपने आसपास के लोगों को बहुत चतुराई से मैनिपुलेट करते हैं। वे लोगों की कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वे दूसरों को खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए इंसान केवल एक माध्यम है, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि साइकोपैथी को समझना आसान नहीं है। यह बुराई का वो रूप है जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है। समाज में ऐसे लोग दिखने में सफल, आकर्षक और सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर नैतिकता का कोई आधार नहीं होता। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि यदि हमें इन लोगों से बचना है या उन्हें पहचानना है, तो हमें केवल उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके कर्मों और उनके भावनाओं की अनुपस्थिति को देखना होगा। क्योंकि असली साइकोपैथ कभी अपनी असलियत को सीधे नहीं दिखाता, वो उसे छुपा कर रखता है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। अध्याय 3, सैवेज, क्रूरता के स्वरूप। इस अध्याय में लेखक क्रिस्टोफर बेरेडी सैवेज यानी क्रूर और जंगली प्रवृत्ति वाले अपराधियों के मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि जहां साइकोपैथ ठंडे दिमाग से सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से अपराध करता है, वहीं सैवेज व्यक्ति पूरी तरह भावनाओं और आवेगों से संचालित होता है। उसके भीतर हिंसा किसी प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति के रूप में मौजूद होती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक सैवेज व्यक्ति को अपराध करने के लिए किसी बड़ी योजना की आवश्यकता नहीं होती। उसके भीतर का क्रोध और आक्रोश इतना प्रबल होता है कि जब उसे जरा सी उकसाहट मिलती है तो वो हिंसक रूप ले लेता है। कई बार ये अपराधी खुद ये नहीं समझ पाते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका दिमाग जैसे किसी और शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है। क्रिस्टोफर बेरेडी ऐसे अपराधियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अचानक उन्माद में आकर लोगों की हत्या की या अत्यधिक बर्बरता दिखाई। वे लिखते हैं कि इन लोगों के अपराध किसी मानसिक गणना या लाभ के लिए नहीं होते, वे भावनाओं के विस्फोट का परिणाम होते हैं। ये क्रूरता इतनी तीव्र होती है कि देखने वाला भी विचलित हो जाए। लेखक ये भी बताते हैं कि सैवेज अपराधियों में एक विचित्र तरह की ऊर्जा होती है। जब वे हिंसा करते हैं तो उन्हें उसमें एक संतुष्टि या शक्ति का अनुभव होता है। उनके लिए ये कृत्य केवल हत्या नहीं होता, बल्कि एक रिलीज की तरह होता है, जैसे भीतर दबे गुस्से और दर्द का विस्फोट। यही कारण है कि ऐसे अपराधों में अमानवीयता का स्तर बहुत अधिक होता है। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हर सैवेज व्यक्ति पूरी तरह से पागल नहीं होता। कई बार उनका आक्रोश किसी लंबे समय से चले आ रहे अन्याय, अपमान या पीड़ा का नतीजा होता है। लेकिन जब यह पीड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इंसानियत की सीमाएं टूट जाती है और एक जानवर सामने आ जाता है। लेखक अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब उन्होंने ऐसे अपराधियों से मुलाकात की तो उनके भीतर एक अजीब विरोधाभास देखा। वे लोग कभी शांत, सामान्य और लगभग मासूम दिखते थे, लेकिन जब वे अपने अपराधों के बारे में बोलते तो उनके चेहरे पर एक ठंडी संतुष्टि झलकती थी। ये एहसास लेखक को हिला देता है कि इंसान के भीतर कितनी गहराई तक क्रूरता छिपी हो सकती है।
अध्याय के अंत में क्रिस्टोफर बेरेडी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सैवेज होना केवल हत्या या हिंसा करना नहीं है। ये उस मानसिक अवस्था का नाम है जहां इंसान अपनी मानवीय सीमाएं पार कर जाता है। वो अपने अंदर के पशु को खुला छोड़ देता है और फिर उसे किसी नियम, नैतिकता या भय से रोकना संभव नहीं रहता। लेखक पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ऐसे सैवेज हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं, और क्या हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अनजाने में वो जंगली प्रवृत्ति छिपी है जिसे परिस्थितियां कभी भी जगा सकती हैं। यही सवाल इस अध्याय को सबसे डरावना और विचारोत्तेजक बनाता है। अध्याय 4, अपराधियों से आमना सामना, दानवों की आंखों में झांकना। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी अपने वास्तविक अनुभवों को साझा करते हैं। जब उन्होंने आमने सामने उन अपराधियों से बात की जो दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी हत्यारों में गिने जाते हैं। ये अध्याय किताब का सबसे जीवंत और झकझोर देने वाला हिस्सा है, क्योंकि यहां लेखक केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे उस भयावह सच्चाई को सामने रखते हैं जो उन्होंने खुद देखी और महसूस की। लेखक बताते हैं कि जब वे पहली बार किसी सीरियल किलर से मिलने जेल पहुंचे तो उन्हें यह उम्मीद थी कि वे किसी राक्षस जैसे दिखने वाले व्यक्ति से मिलेंगे, किसी ऐसे से जिसकी शक्ल सूरत में क्रूरता झलकती हो। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उनके सामने एक मुस्कुराता हुआ, सभ्य और साधारण दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा विचलित करती है कि बुराई हमेशा डरावनी नहीं दिखती, बल्कि कभी-कभी वो सबसे सामान्य चेहरे के पीछे छिपी होती है। इस अध्याय में लेखक अपनी मुलाकातों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे अपराधी उनसे बातचीत के दौरान अपने अपराधों को घटना की तरह बताते हैं, जैसे किसी ने बस कोई काम निपटाया हो। उनमें किसी तरह की भावना नहीं होती, न पछतावा, न डर, न ही किसी और के दर्द की समझ। ये ठंडापन ही उन्हें इंसान और दानव के बीच की रेखा पर खड़ा कर देता है। एक बातचीत में लेखक बताते हैं कि एक अपराधी ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मुझे मजा आया। इस एक वाक्य ने लेखक को भीतर तक हिला दिया। वे महसूस करते हैं कि इन लोगों के लिए हिंसा एक नशे की तरह होती है। एक बार जब वे इसे महसूस कर लेते हैं तो उन्हें फिर से वही उत्तेजना चाहिए होती है। क्रिस्टोफर बेरेडी ये भी बताते हैं कि कई अपराधी बहुत चालाक होते हैं। वे इंटरव्यू के दौरान लेखक के दिमाग से खेलते हैं। एक पल में वे बहुत विनम्र दिखते हैं और अगले ही पल अपने शब्दों से ऐसा कह देते हैं कि वातावरण भारी हो जाता है। वे अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने कोई जरूरी काम किया हो। इस अध्याय में लेखक पाठकों को यह एहसास कराते हैं कि ऐसे लोगों से बात करना केवल मानसिक रूप से कठिन नहीं, बल्कि खतरनाक भी होता है, क्योंकि वे आपकी भावनाओं को भांप लेते हैं और आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक खाली खोल से बात कर रहे हों, जिसमें आत्मा नहीं, केवल बुद्धि और हिंसा का ठंडा मिश्रण था। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि असली डर किसी हत्यारे की बंदूक या चाकू में नहीं होता। असली डर उस मुस्कान में होता है जो अपराध करने के बाद भी नहीं मिटती। यही वो बिंदु है जहां इंसान का चेहरा और दानव का चेहरा एक हो जाता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि बुराई हमेशा दूर नहीं होती, वो हमारे समाज के बीच, हमारे जैसे दिखने वाले लोगों में भी मौजूद हो सकती है। और यही बात इस अध्याय को गहराई से अस्थिर और विचारोत्तेजक बना देती है। अध्याय 5, चालाकी, नियंत्रण और झूठ का जाल। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी उन मनोवैज्ञानिक खेलों को उजागर करते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी अपने शिकार और आसपास के लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं। वे बताते हैं कि एक सच्चा साइकोपैथ सिर्फ हिंसक नहीं होता, वो बुद्धिमान, चालाक और बेहद प्रभावशाली भी होता है। उसकी असली ताकत उसके झूठ और लोगों को भ्रमित करने की क्षमता में छिपी होती है।
लेखक अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब वे ऐसे अपराधियों से बात करते थे तो उनमें एक अजीब आत्मविश्वास झलकता था। वे जानते थे कि उन्होंने भयानक अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी वे बातचीत में ऐसे पेश आते जैसे वे किसी महान उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हों। वे हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देते ताकि सामने वाला उनके प्रभाव में आ जाए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे साइकोपैथ्स मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद कोई भावना महसूस नहीं करते। वे सामने वाले की कमजोरी पहचानते हैं और फिर उसी कमजोरी को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई साइकोपैथ जेल में इंटरव्यू देने से पहले अपने चेहरे के भाव और बोलने की टोन तक तैयार करता है ताकि सामने वाला उसे ईमानदार या बेगुनाह समझे। क्रिस्टोफर बेरेडी बताते हैं कि कई अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने के लिए मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं। वे कहते हैं, मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, या मैंने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये सब बहाने हैं। ये उनके द्वारा बुना गया झूठ का जाल है, जिससे वे खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी। लेखक एक उदाहरण देते हैं जहां एक अपराधी ने अपने कई शिकारों को महीनों तक अपने विश्वास में रखा, उन्हें दोस्ती का एहसास दिलाया और फिर अचानक उन पर हमला किया। वो व्यक्ति अपने किए पर पछतावा नहीं करता, बल्कि गर्व महसूस करता है कि उसने सबको मूर्ख बना दिया। यही मानसिकता एक साइकोपैथ की पहचान है। दूसरों को नियंत्रित करने का आनंद ही उसका असली इनाम होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे ऐसे लोग अपने शिकारों के साथ भावनात्मक खेल खेलते हैं। वे कभी सहानुभूति दिखाकर, कभी धमकाकर और कभी प्यार का नाटक करके सामने वाले को अपने जाल में फंसाते हैं। वे ये साबित करते हैं कि हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, कभी कभी मानसिक नियंत्रण ही सबसे बड़ी हिंसा होती है। क्रिस्टोफर बेरेडी ये स्वीकार करते हैं कि कई बार उन्हें खुद भी इन अपराधियों की चालाकी से धोखा खाने का डर लगा, क्योंकि वे अपने झूठ को इतनी कुशलता से सच की तरह पेश करते हैं कि एक पल के लिए आप उनके शब्दों पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन फिर उनकी आंखों में वो खालीपन दिखाई देता है जो याद दिलाता है कि उनके भीतर कोई संवेदना नहीं बची। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि एक साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार उसका आकर्षण नहीं, उसका झूठ है। वो अपने शब्दों से दुनिया को मोड़ सकता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि कई साइकोपैथ अपराधी अपने आसपास के लोगों को सालों तक मूर्ख बनाकर जीते रहते हैं, जब तक कि सच सामने नहीं आता। ये अध्याय ये समझने में मदद करता है कि बुराई हमेशा हिंसक नहीं होती। कभी कभी वो मुस्कुराहट और मीठे शब्दों के पीछे छिपी होती है, और जब तक हम इन झूठों को पहचानना नहीं सीखते, तब तक हम उस मानसिक खेल के शिकार बनते रहेंगे जो साइकोपैथ बड़े सलीके से खेलते हैं। अध्याय 6, ठंडे खून के अपराध, जब इंसानियत मर जाती है। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी उन अपराधों की गहराई में उतरते हैं जो पूरी तरह ठंडे खून से किए गए थे, यानी बिना किसी भावना, क्रोध या डर के। ये अध्याय उस भयावह सच को सामने लाता है कि कुछ लोग हत्या को उतनी ही सहजता से करते हैं जितनी सहजता से कोई और रोजमर्रा का काम करता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई साइकोपैथ अपराध करता है तो उसके भीतर किसी तरह की भावनात्मक हलचल नहीं होती। उसके लिए यह कोई मोरल डिसीजन नहीं होता, यह बस एक कार्य होता है, एक खेल की तरह। कई अपराधी तो बाद में यह तक कहते हैं कि उन्हें हत्या करने के बाद संतोष या नियंत्रण की भावना महसूस हुई। उनके लिए यह शक्ति का प्रदर्शन होता है, किसी और की जिंदगी पर पूर्ण अधिकार का एहसास। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी ऐसे कई अपराधियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने शिकारों को पूरी योजना बनाकर फंसाया और फिर निर्दयता से हत्या की। उनमें से कई ने अपने अपराधों की बारीकियां इस तरह बताई जैसे कोई कलाकार अपने काम की व्याख्या कर रहा हो।
उनके लिए हत्या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थी, ये जानने की कोशिश कि क्या वे पकड़ में आए बिना इंसान को खत्म कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि इन अपराधों को ठंडे खून से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्रोध, बदला या आवेग का कोई स्थान नहीं होता। अपराधी के चेहरे पर न डर होता है, न ही गुस्सा, केवल एक अजीब सी शांति। यही शांति सबसे डरावनी होती है क्योंकि ये दिखाती है कि उनके भीतर इंसानियत की जगह खालीपन ने ले ली है। एक प्रसंग में लेखक लिखते हैं कि जब उन्होंने ऐसे एक हत्यारे से बातचीत की तो वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए अपने शिकारों का जिक्र कर रहा था। उसकी मुस्कान में कोई ग्लानि नहीं थी, केवल आत्मसंतोष था। लेखक कहते हैं, उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हूं जिसके लिए जीवन शब्द का कोई अर्थ नहीं। क्रिस्टोफर बेरेडी ये भी बताते हैं कि इन अपराधियों में एक आम पैटर्न ये होता है कि वे अपने अपराधों को कला की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरों से ज्यादा समझदार हैं और यही श्रेष्ठता की भावना उन्हें और खतरनाक बना देती है। वे अपने अपराधों को कंट्रोल का प्रतीक मानते हैं। किसी इंसान की जिंदगी लेकर वे साबित करना चाहते हैं कि वही सबसे शक्तिशाली है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लेखक सिर्फ अपराधियों की बात नहीं करते, बल्कि उनके शिकारों के प्रति संवेदना भी दिखाते हैं। वे ये याद दिलाते हैं कि हर हत्या के पीछे एक परिवार बिखरता है, किसी की दुनिया खत्म होती है। लेकिन साइकोपैथ्स के लिए ये सब सिर्फ डेटा या नंबर होते हैं। उन्हें उस मानवीय पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्याय के अंत में क्रिस्टोफर बेरेडी ये कहते हैं कि ठंडे खून वाले अपराध हमें ये दिखाते हैं कि बुराई हमेशा उग्र रूप में नहीं आती। कभी कभी वो शांत, संयमित और बुद्धिमान चेहरों के पीछे छिपी होती है। और यही बुराई का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि जब अपराधी से डर लगना बंद हो जाए तभी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ठंडापन केवल भावना की कमी नहीं, बल्कि इंसानियत के अंत का संकेत है। जब किसी के भीतर दूसरों के दर्द के लिए जगह नहीं बचती, तब वो केवल एक चलती फिरती परछाई बन जाता है। एक ऐसा अस्तित्व जो दिखने में इंसान है, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली। अध्याय 7, बुराई का आकर्षण, जब शैतान सज्जन बन जाता है। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी एक बेहद चौंकाने वाली बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कि कई बार बुरे लोग दिखने में सबसे ज्यादा आकर्षक, विनम्र और सभ्य लगते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश साइकोपैथ्स और सीरियल किलर्स का असली हथियार उनका आकर्षण होता है, उनकी वो सामाजिक छवि जो उन्हें सामान्य, यहां तक कि भरोसेमंद बनाती है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी दानव की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डरावनी, खून से सनी तस्वीर उभरती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली दानव अक्सर मुस्कुराते चेहरे, सधे हुए शब्दों और शांत व्यवहार के पीछे छिपे होते हैं। वे अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझदारी से बात करते हैं और अपने आसपास के लोगों पर एक रहस्यमय प्रभाव डालते हैं। यही बुराई का आकर्षण है। क्रिस्टोफर बेरेडी इस अध्याय में बताते हैं कि यह आकर्षण किसी दिखावे या नाटक का परिणाम नहीं होता, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। साइकोपैथ्स के पास दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की अजीब सी कला होती है। वे जानते हैं कि सामने वाले को क्या सुनना पसंद है, कौन सा हाव भाव उसे सहज महसूस कराएगा और किस तरह धीरे धीरे उसके विश्वास को जीतना है। लेखक अपने अनुभव साझा करते हैं जब उन्होंने ऐसे अपराधियों से बातचीत की जो बाहर से इतने शांत और विनम्र थे कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने दर्जनों लोगों की हत्या की है। एक अपराधी से बात करते हुए उन्होंने महसूस किया कि वो व्यक्ति लगातार उनकी आंखों में देख रहा था, एक तीखी, स्थिर निगाह से, जैसे वो लेखक के विचारों को पढ़ रहा हो। यही वो नियंत्रण की भावना थी जिससे वो आनंदित होता था। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाते हैं कि साइकोपैथ्स के आकर्षण के पीछे एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण है। उन्हें खुद के भीतर की खालीपन को भरने के लिए
दूसरों की प्रशंसा और ध्यान चाहिए। वे अपने शिकारों को आकर्षित करते हैं ताकि खुद को शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। ये आकर्षण उनके अपराधों का शुरुआती चरण होता है, क्योंकि पहले वे भरोसा जीतते हैं, फिर उसी भरोसे को तोड़ते हैं। क्रिस्टोफर बेरेडी ये भी कहते हैं कि समाज अक्सर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि हम आकर्षण को अच्छाई के बराबर समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी और विनम्र है, वो भरोसेमंद होगा। लेकिन यही सोच साइकोपैथ्स के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वे उसी भरोसे के सहारे अपने शिकारों के करीब पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाते हैं। अध्याय में एक विशेष घटना का जिक्र है, जहां एक अपराधी ने अपने कई शिकारों को अपनी शिष्टता और संवेदनशीलता से प्रभावित किया। वो उन्हें सुनता था, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाता था और उन्हें ऐसा महसूस कराता था कि वे खास हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता कि वे सुरक्षित हैं, वही व्यक्ति उनका सबसे भयानक सपना बन जाता। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं। बुराई कभी डरावनी आवाज में नहीं बोलती, वो अक्सर धीरे, विनम्रता से बोलती है, ताकि हम उसे पहचान न सकें। वे पाठकों को ये चेतावनी देते हैं कि हमें केवल शब्दों या व्यवहार से किसी की अच्छाई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। असली अच्छाई सहानुभूति में होती है, और साइकोपैथ्स में यही चीज हमेशा अनुपस्थित रहती है। ये अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बुराई हमेशा हिंसक रूप में सामने नहीं आती। कई बार वो सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक रूप में हमारे सामने खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। अध्याय 8, बुराई के साथ संवाद, जब शब्दों से खुलते हैं अंधेरे राज। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी अपने उन गहरे और अस्थिर कर देने वाले अनुभवों को साझा करते हैं, जब उन्होंने सीधे हत्यारों और साइकोपैथ्स से बातचीत की। ये अध्याय हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां संवाद एक साधारण बात नहीं होती। ये दो मानसिक दुनियाओं का टकराव होता है, एक जो मानवता पर विश्वास करती है और दूसरी जो उसे नकार चुकी है। लेखक बताते हैं कि जब वे जेल में बैठे किसी हत्यारे से बात करते हैं, तो हर शब्द एक खेल की तरह होता है। अपराधी उन्हें परखता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या लेखक डरता है, क्या वो भावनाओं से प्रभावित होता है, या क्या उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वही लेखक का उद्देश्य होता है, उस झूठ के पीछे छिपे सच तक पहुंचना जो अपराधी की आत्मा के भीतर दफन है। क्रिस्टोफर बेरेडी बताते हैं कि बातचीत के दौरान सबसे कठिन बात होती है शांत रहना। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर यह बताता है कि उसने कैसे अपने शिकार को यातना दी, कैसे उसने किसी की आंखों से जीवन को बुझते हुए देखा, तब भीतर से सब कुछ टूटने लगता है। लेकिन अगर आप भावनाएं दिखाते हैं, तो अपराधी जीत जाता है, क्योंकि वो चाहता ही यही है कि आप उसके प्रभाव में आ जाए। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि इन अपराधियों की बातचीत में एक अजीब मनोवैज्ञानिक चाल होती है। वे हमेशा खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं, कहते हैं कि मुझे गलत समझा गया या मैं बस परिस्थितियों का शिकार था। लेकिन जैसे ही लेखक थोड़ी गहराई से सवाल करते हैं, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। उनके शब्दों में एक ठंडी कठोरता आ जाती है और उनके चेहरे पर वो नकली मासूमियत गायब हो जाती है। एक घटना में लेखक लिखते हैं कि उन्होंने एक हत्यारे से पूछा, क्या तुम्हें कभी अपने किए पर पछतावा हुआ? अपराधी ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मैं जो करता हूं उसमें मैं ईमानदार हूं। इस जवाब ने लेखक को भीतर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग सचमुच बुराई को अपना सत्य मान लेते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी स्वीकार करते हैं कि इन वार्तालापों के बाद वे अक्सर मानसिक रूप से टूट जाते थे। रातों को नींद नहीं आती थी, क्योंकि अपराधियों के शब्द बार बार दिमाग में गूंजते रहते थे। वे सोचते थे कि आखिर क्या चीज इंसान के भीतर की करुणा को इस हद तक खत्म कर सकती है कि वो किसी की हत्या को कला मानने लगे।
क्रिस्टोफर बेरेडी ये भी कहते हैं कि इन संवादों का एक बड़ा उद्देश्य यही था कि वे समझ सकें क्या बुराई जन्मजात है या अर्जित। लेकिन हर बातचीत के बाद उन्हें यही महसूस हुआ कि जवाब कभी एक नहीं होता। कुछ अपराधी सच में विकृत मानसिकता के साथ पैदा हुए थे, जबकि कुछ ने अपने जीवन के दर्द और अस्वीकार के बदले में क्रूरता को चुना। अध्याय के अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, जब आप बुराई से बात करते हैं तो वो आपको भी परखती है। अगर आप उसके भीतर झांकेंगे तो वो भी आपकी आत्मा के भीतर झांकने की कोशिश करेगी। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि बुराई को केवल निंदा करके नहीं बल्कि समझकर हराया जा सकता है। लेकिन यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि जब आप बुराई के करीब जाते हैं तो उसका साया आपके भीतर तक उतरने लगता है। यही इस अध्याय का असली भय और उसकी सबसे गहरी सच्चाई है। अध्याय 9, मानवीय मुखौटे के पीछे असली चेहरे का सामना। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरेडी उन पलों के बारे में बात करते हैं जब उन्हें यह एहसास हुआ कि बुराई अक्सर एक मानवीय मुखौटा पहनकर हमारे बीच रहती है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे कई साइकोपैथ्स और हत्यारे सामान्य समाज का हिस्सा बने रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, परिवार रखते हैं, पड़ोसियों से मुस्कुराकर मिलते हैं और फिर भी भीतर से पूरी तरह शून्य होते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोगों में एक खास प्रतिभा होती है। वे अपने असली रूप को इतनी कुशलता से छिपा लेते हैं कि कोई संदेह नहीं कर पाता। वे जानते हैं कि कब सहानुभूति दिखानी है, कब हंसना है और कब अपनी सामान्यता का प्रदर्शन करना है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, समाज की नजरों में सामान्य दिखना। क्रिस्टोफर बेरेडी कहते हैं कि यह मुखौटा सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक मानसिक रणनीति है। साइकोपैथ्स के लिए यह खेल है, एक अभिनय जो वे इतने विश्वास के साथ निभाते हैं कि धीरे धीरे खुद भी उसमें यकीन करने लगते हैं। वे अपने अपराधों को जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं, जैसे ये कोई असामान्य बात ना हो। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई अपराधियों से बात की जो जेल जाने से पहले समाज में सम्मानित व्यक्ति थे। शिक्षक, व्यापारी, यहां तक कि परिवार वाले। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इन सभ्य दिखने वाले चेहरों के पीछे इतना गहरा अंधकार छिपा है। एक अपराधी ने लेखक से कहा, मैं हमेशा 2 जिंदगियां जीता था, एक जो दुनिया को दिखाता था और एक जो मैं खुद के लिए रखता था। यही दोहरा अस्तित्व इस अध्याय का मुख्य विषय है। क्रिस्टोफर बेरेडी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि साइकोपैथ्स का यह मुखौटा कभी कभी इतना परिपूर्ण होता है कि पुलिस और विशेषज्ञ भी भ्रमित हो जाते हैं। वे झूठ बोलने में इतने निपुण होते हैं कि झूठ सच जैसा लगता है। उनके चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों की नमी, सब कुछ एक अभ्यास का परिणाम होता है। अध्याय में एक बेहद भयावह उदाहरण का उल्लेख है। एक व्यक्ति जिसने सालों तक अपने घर के नीचे लाशें छिपाई, लेकिन ऊपर की दुनिया में वो पड़ोसियों के लिए एक मददगार और शांत स्वभाव वाला आदमी माना जाता था। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की तो उसे देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि यही इंसान दर्जनों हत्याओं के पीछे है। उसकी आंखों में कोई अपराध बोध नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडी शांति थी। लेखक ये भी बताते हैं कि यह मुखौटा सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, यह समाज का भी एक प्रतिबिंब है। हम सभी किसी न किसी रूप में मुखौटे पहनते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स के मुखौटे के पीछे भावनाओं की मृत्यु छिपी होती है। वे जानते हैं कि समाज क्या देखना चाहता है और वही उसे दिखाते हैं। अध्याय के अंत में क्रिस्टोफर बेरेडी कहते हैं कि कभी कभी सबसे डरावना चेहरा वही होता है जो सबसे परिचित लगता है। वे पाठकों को चेतावनी देते हैं कि बुराई हमेशा अजनबी नहीं होती, वो अक्सर हमारे आसपास, हमारी ही तरह के लोगों में मौजूद रहती है। ये अध्याय ये एहसास कराता है कि असली खतरा केवल हिंसा में नहीं, बल्कि उस दिखावे में है जो बुराई को छिपा देता है। यह हमें सिखाता है कि सतह के नीचे झांकना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सबसे सामान्य चेहरों के पीछे सबसे भयावह कहानियां छिपी होती है। अध्याय 10,
अपराधी मनोविज्ञान, पैटर्न, प्रेरणा और रणनीति। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरिडी अपराधियों के मनोविज्ञान का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि साइकोपैथ्स और सैवेजेस केवल हिंसा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनके भीतर गहरी मानसिक रणनीति और पैटर्न होता है जो उन्हें दूसरों से अलग और खतरनाक बनाता है। लेखक बताते हैं कि अपराधियों के व्यवहार में अक्सर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें शामिल है दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा, झूठ बोलने और धोखा देने की प्रवृत्ति, खुद को महत्वपूर्ण समझना और अपने शिकार की कमजोरियों का फायदा उठाना। इनके अपराध केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रहते, ये एक मानसिक खेल भी होता है। इस अध्याय में क्रिस्टोफर बेरिडी ये स्पष्ट करते हैं कि मोटिवेटर्स यानी प्रेरक तत्व अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अपराधियों के लिए अपराध शक्ति और नियंत्रण का साधन होता है, जबकि कुछ के लिए यह भावनात्मक संतोष या तनाव कम करने का तरीका। कभी कभी ये केवल उत्तेजना की तलाश होती है, एक तरह का नशा जो उन्हें बार बार खतरनाक कार्यों की ओर खींचता है। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि अपराधियों के पैटर्न को समझना जरूरी है ताकि उन्हें रोका जा सके। साइकोपैथ्स अक्सर मेटिकुलस यानी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। वे अपने शिकार को पहले पहचानते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और फिर अपने अपराध की रणनीति तैयार करते हैं। सैवेजेस इसके विपरीत इंपल्सिव यानी आवेगी होते हैं, लेकिन उनके भी एक खास पैटर्न और ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो उनकी हिंसा को बढ़ावा देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, लेखक ये बताते हैं कि अपराधियों के लिए दूसरों की भावनाएं या पीड़ा केवल डेटा की तरह होती है। वे इसे पढ़ते, आंकते और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि उनके अपराध अक्सर इतने सटीक और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे भावनाओं की उपेक्षा करके केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अध्याय के अंत में क्रिस्टोफर बेरिडी निष्कर्ष निकालते हैं कि साइकोपैथ्स और सैवेजेस का अध्ययन केवल अपराध को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और न्याय प्रणाली को तैयार करने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इन अपराधियों को पहचानने और उनके पैटर्न को समझने के बिना हम उनकी हरकतों को रोकने में विफल रह सकते हैं। लेखक पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अपराध केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। जब हम अपराधियों के मनोविज्ञान को समझते हैं, उनकी रणनीति, प्रेरणा और पैटर्न को देखते हैं, तभी हम उनकी पहचान कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। यह अध्याय किताब का समापन भी करता है, क्योंकि यह पाठकों को अपराध, मनोविकार और मानवता के अंधेरे पहलुओं की पूरी तस्वीर दिखाता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है, केवल डरना ही पर्याप्त नहीं, समझना और जागरूक रहना भी जरूरी है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे साइकोपैथ्स और सैवेजेस हमारे बीच छिपकर रह सकते हैं। मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना गहरा अंधकार हो सकता है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि बुराई हमेशा भयावह रूप में नहीं आती, कभी कभी वो आकर्षक और सामान्य लगती है। समझदारी, सतर्कता और जागरूकता ही हमें सुरक्षित रख सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। याद रखें, ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली बार हम और गहरी मानसिक दुनिया की खोज करेंगे। धन्यवाद।